सब भाइयों को नमस्कार। मैं अनुज कुमार राणा, आपका अपना वकील भाई। दोस्तों, पिछली वीडियो यानी कि क्रिमिनल केस पार्ट 1 आपराधिक मुकदमे के भाग 1 में मैंने आपको पुलिस की पूरी कार्रवाई यानी कि पुलिस किसी केस में कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है और चार्जशीट दाखिल होने तक यानी कि कंप्लेंट जब किसी अपराध से रिलेटेड किसी पुलिस स्टेशन में आती है उसके बाद चार्जशीट दाखिल होने तक पुलिस कैसे कैसे कार्रवाई करती है, कैसे कैसे इन्वेस्टिगेशन करती है, जैसे कैसे रिकवरी करती है, रिकवरी की गई चीज़ों को कहाँ पर सेफ रखती है और फिर उसके बाद उनका क्या करती है। इसके अलावा अगर जमानती अपराध है तो पुलिस क्या करती है, गैर जमानती है तो पुलिस क्या कर सकती है, और इसके अलावा कैसे सबूत इकट्ठा करती है। और हर प्रकार की जानकारी, छोटी से छोटी जानकारी से लेकर बड़ी से बड़ी जानकारी मैंने अपने पार्ट 1 क्रिमिनल केस के पार्ट 1 में आपको दी है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो वो वीडियो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो यानी कि क्रिमिनल केस पार्ट 2 में मैं आपको चार्जशीट दाखिल होने के बाद कोर्ट की पहली तारीख से लेकर और कोर्ट के जजमेंट तक हर तारीख का विवरण इस वीडियो में आपको दूंगा कि हर तारीख पे क्या क्या होता है और आपको क्या क्या करना चाहिए। तो दोस्तों, इस वीडियो में आपको आपके केस से रिलेटेड हर छोटी से छोटी से लेकर बड़ी से बड़ी जानकारी मिलने वाली है। तो इसलिए रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को आप पूरा देखें। अगर आपने एक बार ये वीडियो पूरी देख ली तो आपको कभी भी कहीं भी बाहर से किसी जानकारी या कोई भी जानकारी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को आप शुरू से लेके और लास्ट तक ज़रूर देखें। और इसके अलावा एक रिक्वेस्ट और करूंगा, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना तो प्लीज़ इसको एक बार सब्सक्राइब कर लें और इस वीडियो को लाइक कर दें और शेयर ज़रूर करें ताकि ये जानकारी ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच पाए और सब लोगों का, सब भाइयों का फ़ायदा हो जाए। क्योंकि ये इस चैनल पे मैं ना फ्री में जानकारियाँ देता हूँ, आपको कानून से संबंधित हर प्रकार की जानकारी देने की कोशिश करता हूँ और आप तक इस जानकारी पहुँचे और आप इसका फ़ायदा उठा सको। तो प्लीज़ सब्सक्राइब अपना वकील भाई। तो दोस्तों, इस वीडियो में मैं सिर्फ उन केसों के कोर्ट प्रोसीजर की बात करूंगा जो कि एफआईआर केस होते हैं, यानी कि जिनमें एफआईआर दर्ज होती है, ऐसे आपराधिक मुकदमे जिसमें पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, उसके बाद चार्जशीट जो है कोर्ट में दाखिल करती है। उसके बाद का प्रोसेस आपको मैं बताऊंगा, कोर्ट का पूरा प्रोसेस, पूरी ट्रायल। कुछ केस ऐसे होते हैं जैसे कंप्लेंट केस होते हैं, सीधी कंप्लेंट कोर्ट के अंदर दाखिल होती है, फिर कोर्ट संज्ञान लेता है, उसके बाद वो केस चालू होते हैं। जैसे कि आपको डोमेस्टिक वायलेंस का केस है, महिलाएं ससुराल पक्ष पे जो केस करती हैं ना, घरेलू हिंसा का, वो सीधा कोर्ट के अंदर कंप्लेंट के द्वारा दाखिल होता है। कंप्लेनेंट सीधी कोर्ट में जो है अपना कंप्लेंट केस दाखिल करते हैं, वहाँ से कोर्ट संज्ञान लेती है, फिर वो केस स्टार्ट होता है। उसके अलावा जैसे चेक बाउंस का केस है, आपने किसी को पैसा दिया था, उसने पैसा नहीं लौटाया, बदले में चेक दे दिया, अब वो चेक हो गया बाउंस, तो आप जो है ना उसके केस कंप्लेंट केस डालोगे, उसमें एफआईआर दर्ज नहीं होती है ना, पुलिस एफआईआर दर्ज करती है, उसमें आप एक जो है 138 एनआईए एक्ट जो है उसमें मुकदमा नहीं, कंप्लेंट, आपकी प्राइवेट जो कंप्लेंट होती है वो कोर्ट में जाएगी, फिर कोर्ट संज्ञान लेगी, वहाँ से आपका मुकदमा चालू हो जाएगा, आपका केस कोर्ट में स्टार्ट हो जाएगा। इसके अलावा जैसे सिविल केस होते हैं, पैसे के लेन देन के केस जो होते हैं ना, सिविल मुकदमे, वो भी एफआईआर केस नहीं होते हैं, वो भी ऐसे ही आपकी जो है ना एक पेटिशन कोर्ट के अंदर जाती है और कोर्ट फिर संज्ञान लेके उस पर जो है ना आपका केस स्टार्ट कर देती है। ये सारे जो कोर्ट ट्रायल होती है ना सारे केसों की, उनका प्रोसीजर थोड़ा थोड़ा अलग होता है। तो आज जो मैं बात करूँगा सिर्फ एफआईआर के केस की जो ट्रायल होती है ना, एफआईआर का केस, उसके अंदर जो कोर्ट कैसे कैसे कार्रवाई करती है, डेट पे क्या होता है, आज मैं सिर्फ एफआईआर केस की आपके सामने बात करूँगा। तो बाकी के जो केस हैं, सिविल केस या कंप्लेंट केस, उसकी किसी अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको इन केसों के बारे में आपको बताऊंगा। तो अब वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, जैसे ही आईओ चार्जशीट को कोर्ट में दाखिल करेगा वैसे ही फाइल सबसे पहले प्रोसिक्यूशन ब्रांच में जाती है। हर एक कोर्ट में एक प्रोसिक्यूशन ब्रांच होती है जहाँ पर पहले फाइल चेकिंग के लिए जाएगी और वहाँ से चेक होने के बाद फिर वापस आएगी, फिर जज साहब उसको कंसीडर करेंगे और उस पर संज्ञान लेंगे। तो दोस्तों, प्रोसिक्यूशन ब्रांच वो ब्रांच होती है जो कि विक्टिम या जो आपका कंप्लेनेंट होता है उसका केस लड़ती है। जैसे आपने सुना होगा सरकारी वकील जो होते हैं, पब्लिक प्रोसिक्यूटर साहब होते हैं, यानी कि पीपी साहब जिनको बोलते हैं,
वो प्रोसिक्यूशन ब्रांच से ही आपको कंप्लेनेंट को या विक्टिम को मिलते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जैसे आप कंसिडरेशन करके उसको संज्ञान लेके उस फाइल पे सबसे पहले नोटिस करेंगे जितने भी एक्यूज्ड हैं, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, सबसे पहले आपके पास नोटिस जाएगा। अब सवाल ये आता है कि नोटिस कितने दिन में आता है। कई बार आपने देखा होगा कि 2-2, 3-3 साल लग जाते हैं। कोई केस आपने दर्ज करा था या तो आप कंप्लेनेंट थे 3-4 साल पहले, आज तक आपके पास कोई नोटिस नहीं आया, या फिर आप एक्यूज्ड हैं, आपकी बेल हो चुकी है 2-3 साल पहले, आज तक आपका केस जो है ना कोर्ट में अभी तक स्टार्ट ही नहीं हुआ, आज तक आपके पास कोई नोटिस ही नहीं आया। तो वो कितना समय लगता है और क्यों लगता है वो पहले मैं आपको बता दूं, उसकी जानकारी होना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे कोई बेलेबल ऑफेंस था, मान लो ऐसा कोई ऑफेंस था जो कि बेलेबल है और आपको थाने से ही बेल मिल गई थी, तो ऐसे केस में दोस्तों आईओ के पास चार्जशीट दाखिल करने के लिए ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती, मतलब आईओ के लिए ऐसी कोई लिमिटेशन नहीं होती कि 60 दिन या 90 दिन में उसको चार्जशीट दाखिल करनी है। वो 2 साल में भी कर सकता है, 3 साल में भी कर सकता है, 6 महीने में भी और 1 साल में भी। अब जैसे ही कोर्ट में फाइल जाएगी आपकी, उसके बाद 1 से 2 महीने लगते हैं, ये सारी जो है फाइल चेकिंग के लिए जाएगी, वापस आएगी, जैसे आप संज्ञान लेंगे, उसके बाद आपके पास नोटिस जाएंगे। यानी कि जब दाखिल जब चार्जशीट हो जाती है, उसके 1 या 2 महीने के अंदर आपके पास नोटिस कोर्ट से जाते हैं, अगर अवेलेबल होगा तो। वो समय जो चार्जशीट दाखिल करने का वो अलग है। अब 2 साल में आईओ करे, 3 साल में वो, और उसमें जोड़ लीजिए। अब आते हैं बेलेबल पे। अगर मान लो कोई बेलेबल ऑफेंस हुआ है, उसमें 4 एक्यूज थे, मैं आपको एक उसके उदाहरण के लिए बता रहा हूँ, उसमें 4 एक्यूज थे, उसमें से मान लो चारों की बेल हो चुकी है, तो भी वो लिमिटेशन से बाहर हो जाता है कि 90 दिन में चार्जशीट दाखिल आईओ को करनी है या 60 दिन में आईओ को चार्जशीट दाखिल करनी है। वहाँ भी लिमिट ख़त्म हो जाती है। अब आईओ 6 महीने में दाखिल करेगा तो 6 महीने में आप प्रोसिक्यूशन ब्रांच के और जो खारजा वगैरह जो कोर्ट में होता है ना, खारजा करते हैं कोर्ट में, वो जो फाइल होती है वो सारा कंप्यूटर में चढ़ती है, वो सारी चीज़ें मेंशन की जाती हैं। उस जो प्रोसीजर होता है 1 से 2 महीने का वो लगता है, उसके बाद आपके पास नोटिस पहुँचेगा। अच्छा, अब आते हैं जैसे कुछ नॉन अवेलेबल होते हैं, ऑफेंस नॉन अवेलेबल होते हैं। जैसे कि कोई चोरी का केस है, आपकी कभी कोई बाइक चोरी होगी घर से या कहीं से भी, या फ़ोन आपका चोरी हो जाता है, या आपका फ़ोन किसी ने चुरा लिया है या किसी ने छीन लिया है, ये स्नैचिंग वगैरह जो है हो गई आपके साथ, और आपने एफआईआर दर्ज करा दी। अब इसमें क्या होता है, मान लो एफआईआर दर्ज कराने के कुछ दिन बाद आपकी वो जो फ़ोन हुआ था चोरी, या आपका फ़ोन किसी ने छीन लिया था या चोरी हुआ था, वो आपका मिल जाता है महीने में, 10 दिन में, 15 दिन में, 1.5 महीने में, तो वो आपका रिकवर हो गया, आपको मिल गया, पुलिस ने चोर को पकड़ लिया और चोर की बेल हो गई। ऐसे मामलों में चोर की 10 से 15 दिन में या मैक्सिमम महीने के अंदर बेल हो जाती है ज़्यादातर। तो वो बेल पे आ गया, अगर जैसे वो बेल पे बाहर आया तो वो लिमिटेशन ख़त्म होगी चार्जशीट दाखिल करने की। तो उस केस में भी पुलिस कई बार 2-2, 3-3 साल भी लगा देती है, 1.5 साल भी लगा देती है। तो आपके साथ हो सकता है कभी हुआ हो या आपके जानकार के साथ हुआ हो कि काफ़ी दिनों बाद, मतलब जो एकदम से कोर्ट का नोटिस आता है, जो आपको याद ही नहीं होता कि आपने कभी कोई केस किया था या आप किसी केस में छोटा मोटा इन्वॉल्वमेंट रही है आपकी। अगर छोटा मोटा केस होगा तो आप ये सोचते रहते हैं यार ये चालान, ये नोटिस कोर्ट का मेरे लिए आया क्यों है। तो फिर आप क्या करते हैं, सीधे अपने वकील साहब के, किसी वकील साहब के पास जाएंगे, फिर वो आपको बताएंगे वकील साहब कि भाई ये फलाना केस, ये एफआईआर दर्ज हुई थी उसमें। फिर आपको याद आएगा, हाँ मेरे ऐसे 2-3 साल पहले जो है ना फ़ोन चोरी हुआ था, मेरे को तो फ़ोन मिल गया था, लेकिन अब चार्जशीट अब दाखिल करी है आईओ साहब ने, फिर कंसीडरेशन जो कोर्ट ने लिया होगा, संज्ञान लिया होगा, तो 1-2 महीने बाद, 2-3 साल और 1-2 महीने बाद जब आपके पास नोटिस आया होगा, तब तक आप भूल गए होंगे। और एक बात, अभी जो मैंने आपको बताया, मान लो आपका कोई फ़ोन चोरी हुआ था, कोई बाइक चोरी हुई थी आपकी, और आपको वो रिकवर भी होगी, ठीक है, तो आपको कोर्ट नोटिस करके बुलाएगी और वहाँ पे जो है ना आगे आपका केस चलेगा। वो आपको समझौता करना है या जो करना है वो आप पे डिपेंड करता है। लेकिन अगर बाय द वे आपने एफआईआर दर्ज करा दी, आपकी कोई बाइक चोरी हो जाती है, कोई जो फ़ोन चोरी हो जाता है, लेकिन वो मिलता ही नहीं है, अनट्रेस रहता है, उस दौरान क्या करती है पुलिस, उस दौरान भी
2-3-4 साल बाद आपको पता चलता है नोटिस आया है और आपको पुलिस कोर्ट के अंदर पेश कर देगी और आप कोर्ट के अंदर पुलिस आपको ये कहेगी कि हमें तो मिला नहीं आपका सामान, हमने खूब इन्वेस्टिगेशन कर दी, जज साहब के सामने भी ये कहेगी पुलिस। तो फिर आपसे जज साहब स्टेटमेंट ले लेंगे, हाँ जी आप क्या चाहते हो, आगे कार्रवाई चाहते हो। तो अब डेफिनेटली 2-3 साल हो चुके उन बातों को, आपका फ़ोन मिला नहीं, आज तक नहीं मिला, तो आगे क्या मिलेगा ये सोच के आप केस बंद करने के लिए वहाँ केस बंद करने के लिए हाँ कर देते हो और आपका केस वहाँ क्लोज हो जाता है। तो अब आते हैं तारीख पे। पहली तारीख, जब भी आपके पास नोटिस जाते हैं ना, तो पहली जो तारीख लगती है वो लगती है पर्सनल अपीयरेंस की, यानी कि आपका व्यक्तिगत हाजिरी जो कोर्ट में लगती है। आप 1 एक्यूज हैं, 2 एक्यूज हैं या 3 एक्यूज हैं। हाँ, इससे पहले एक बात और मैं बताऊं, मान लो अगर आप का जो ऑफेंस था वो नॉन बेलेबल था और आपकी 2 की या 3 की 4, मान लो आप उसमें एक्यूज थे, 2 या 3 की उसमें बेल हो चुकी है, जो मेन एक्यूज था मान लो 1 या 2, उनकी बेल अभी तक नहीं हुई है, तो उस दौरान तो 90 दिन के अंदर और जो है 60 दिन के अंदर आईओ को चार्जशीट दाखिल करनी पड़ेगी। तो जो नॉन अवेलेबल होता है ना उसमें 90 दिन और 60 दिन अगर कोई एक्यूज जेल में है तो वो चार्जशीट दाखिल आईओ को करनी पड़ती है। लेकिन मान लो उसमें से 1 एक्यूज की बेल नहीं हुई है और 2 या 3 की होगी, यानी कि कोई भी 1 एक्यूज अगर जेल में है, तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान हर 14 दिन में उसकी कोर्ट के अंदर पेशी होती है, यानी कि कोर्ट 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी में उसको जेल भेजता रहता है। यह सिलसिला जब तक चलता रहेगा जब तक कोर्ट में केस स्टार्ट नहीं हो जाता, चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती। अभी आपने देखा होगा कि न्यूज़ में कई बार आपने सुना होगा, कोई भी केस ले लीजिए, इस शराब घोटाले ले लीजिए, इसमें भी 2-3 एक्यूज हैं, उसमें आप सुनते रहते हैं कि इतने दिन तक और हिरासत में रहना पड़ेगा, कोर्ट ने कोई भी राहत नहीं दी। तो वो जो न्यूज़ वाले पेलते रहते हैं ना, वो इसी ग्राउंड में पेलते रहते हैं कि कोर्ट का एक नियम है, कोर्ट 14 दिन की जुडिशियल कस्टडी देती है, हर बार रिपीटेड, जब तक चार्जशीट दाखिल नहीं हो जाती। तो सिर्फ एक प्रोसीजर है, ये कोई न्यूज़ नहीं है, ये सिर्फ प्रोसीजर होता है कोर्ट का। तो अब आते हैं पहली तारीख से। पहली तारीख जो होती है वो होती है आपकी पर्सनल अपीयरेंस की, यानी कि व्यक्तिगत हाजिरी जो है पहली तारीख पे आपकी लगती है। आपको करना क्या है, अगर मान लो आपकी जो है पहली हाजिरी जो लगी कोर्ट में, आप पेश होगे वकील के साथ या फिर आप पहली तारीख पे खुद ही पेश हो जाओगे, तो सबसे पहले तो कोर्ट आपसे ये पूछेगी कि आपके वकील साहब कहाँ हैं। आपको सरकारी वकील तो नहीं करना। सरकारी वकील का मतलब होता है DLSA दिल्ली, DLSA में दिल्ली में हूँ इसलिए मैं DLSA की बात मैं कर रहा हूँ, यानी कि दिल्ली लीगल स्टेट अथॉरिटी। एक ये अथॉरिटी है जो कि आपको फ्री में वकील प्रोवाइड करती है। ऐसे ही लीगल जो अथॉरिटी हर स्टेट में होती है, आप अगर पे नहीं कर पाते, वकील नहीं कर सकते, तो आपको कोर्ट एक वकील देती है। जैसे विक्टिम या कंप्लेनेंट को प्रोसिक्यूशन से वकील मिलता है ना, वैसे ही आपको भी DLSA की तरफ से, DLSA दिल्ली स्टेट अथॉरिटी, अगर हरियाणा होगा तो वो हरियाणा स्टेट अथॉरिटी हो जाएगी, लीगल स्टेट अथॉरिटी हो जाएगी। ऐसे ही हर स्टेट में वो आपको फ्री में वकील प्रोवाइड कराती है। तो पहली तारीख पे सबसे पहले आपको वकील के साथ वहाँ पेश होना है। जब आप वकील कर लेंगे तो आपका पर्सनल वकील होगा या वो अपना DLSA से ने अपने वकील ले लिया। तो उसके बाद सबसे पहले आपके वकील को आपको ये देखना है कि जो केस आपके ऊपर दर्ज है, अगर आप एक्यूज हैं तो मैं बात कर रहा हूँ, तो वो कंपाउंडेबल है या नहीं है। कंपाउंडेबल का मतलब है समझौते योग्य। कुछ क्राइम ऐसे होते हैं, कुछ सेक्शन ऐसे हैं IPC के जिसमें आप कोर्ट की परमिशन से, विद कोर्ट परमिशन, आप उसमें समझौता कर सकते हैं। अब जैसे 323 का केस है, सिंपल मारी पिटाई है, 324 है और जो 334 है, 342 है और 352 है, 355 है, ये सारे मैं IPC सेक्शन आपको बता रहा हूँ, IPC के, इंडियन पिनल कोड के। और 358 है और 498 ए है, वो जो दहेज से रिलेटेड केस होते हैं। ये ऐसे केस हैं जो अगर आप चाहो तो समझौता कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये करना है कि वो कंपाउंडेबल है या नहीं है। अगर कंपाउंडेबल है तो आपको आपके वकील के थ्रू या आपके वकील साहब कोर्ट में ये बताएंगे, सर ये कंपाउंडेबल ऑफेंस है और आप प्लीज़ जो विक्टिम है या कंप्लेनेंट है उसको नोटिस कर दीजिए, हमारा समझौता होने के चांस हैं, हम इसमें समझौता करके केस को ख़त्म करा देंगे। तो
अब इसमें कोर्ट संज्ञान लेके विक्टिम को या जो भी अपना कंप्लेनेंट है उसको नोटिस कर देगा। अब यहाँ पे भी दो बात होती है, कोर्ट चाहे तो कोर्ट के अंदर ही समझौता करा दे जब अगली तारीख पे विक्टिम आएगी या कंप्लेनेंट आएगा, या फिर मीडिएशन में भेज सकती है। अब आपको एक और बात बता देता हूँ मैं, हर कोर्ट में एक मीडिएशन सेल होती है, यानी कि जहाँ पे मीडिएटर बैठते हैं जो आपका समझौता कराते हैं। मीडिएशन सेल हर कोर्ट में होती है। अब उसका इंचार्ज जो होते हैं वहाँ सेशन जज साहब उनके मीडिएशन सेल के इंचार्ज होते हैं, और जो मीडिएटर होते हैं वहाँ सीनियर एडवोकेट जो होते हैं ना वो मीडिएटर होते हैं। वो दोनों पार्टियों को बिठाते हैं, उनका समझौता कराते हैं, जिस भी ग्राउंड पे समझौता हो आपस में बातचीत करा के। अगर समझौता हो जाता है तो जब वो फाइल वहाँ पे आती है, कोर्ट से पूरी फाइल आती है, कोर्ट समझौते के साथ मीडिएटर सेंटर है, मीडिएशन सेंटर से कोर्ट में चली जाती है, और कोर्ट में फाइनल जो स्टेटमेंट लेके कोर्ट केस है ख़त्म हो जाता है। अगर मान लो वहाँ पे मीडिएशन सेल में समझौता नहीं होता तो वहाँ से मीडिएशन आपकी फेल होके वो भी रिपोर्ट कोर्ट में आ जाएगी, आपका मुकदमा आगे स्टार्ट हो जाता है। तो ये तो हुई आपके कंपाउंडेबल ऑफेंस की बात। अब नॉन कंपाउंडेबल है तो वो रेगुलर आपका आगे चलता रहेगा। तो अब नेक्स्ट डेट जो होती है आपकी वो फिर लगती है, अगर नॉन कंपाउंडेबल है और केस आपका रेगुलर चलना है तो फिर होती है चार्ज के लिए। अब चार्ज जब फ्रेम करती है ना कोर्ट, उस पर पहली तारीख लगी चार्ज के लिए। चार्ज पे आपके वकील साहब को आर्गूमेंट करनी होती है। मैंने एक वीडियो डाली है चार्ज पे आर्गूमेंट कैसे करते हैं, पूरी डिटेल वीडियो है, और उसमें मैंने बिल्कुल पूरा एक उदाहरण के साथ आपको समझाया। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी ना, एक बार आपको वो वीडियो ज़रूर देखनी चाहिए। मेरी चार्ज वाली वीडियो है, मेरे चैनल पे जाएंगे ना तो आपको मिल जाएगी। चार्ज उसका जो थंबनेल है चार्ज से है, आरोप, तो वो आपको ज़रूर देखनी चाहिए। तो चार्ज पे आर्गूमेंट करेंगे। अगर मान लो कोर्ट चार्ज पे ही डिस्चार्ज कर देती है, आपके वकील साहब अच्छे से आर्गूमेंट करते हैं और चार्ज पुलिस तो वहाँ से चार्ज लगा के एफआईआर तो दर्ज कर देती है, लेकिन चार्ज पे कोर्ट निरीक्षण करती है। एक तरीके से जो चार्ज पुलिस ने लगाए ना उनका एक तरीके से निरीक्षण होता है। आपके वकील साहब और जो सरकारी वकील जो कंप्लेनेंट के वकील साहब होते हैं ना, पीपी साहब जो मैं कहता हूँ प्रोसिक्यूशन से मिलते हैं, उनकी आपस में जो है आर्गूमेंट होती है, वो अपना पक्ष रखते हैं। वो पुलिस का और कंप्लेनेंट का पक्ष रखेंगे पीपी साहब, और आपका एक्यूज्ड का वकील अपना पक्ष रखते हैं। तो अगर चार्ज पे डिस्चार्ज आपके वकील साहब ने करा लिया तो मुकदमा आपका यहीं समाप्त हो जाता है। अगर नहीं करा पाए तो फिर आपका मुकदमा आगे चलता रहता है। अब अगली तारीख जो लगती है वो लगती है एविडेंस, प्रोसिक्यूशन एविडेंस, पीई। यहाँ पे आप जितने भी आईओ साहब ने गवाह बनाए हैं केस के अंदर, उन सभी गवाहों को एग्जामिन किया जाएगा। एक गवाह है, दो गवाह हैं, 10 गवाह हैं, 15 गवाह हैं, 50 गवाह हैं, वो जो केस होता है ना उसकी ग्रीवेंस जो होती है वो कितना बड़ा केस है उसके हिसाब से गवाह जो है आईओ के द्वारा बनाए जाते हैं, और वो पूरे गवाह का जो है कोर्ट में एग्जामिनेशन होता है। पहले तो उनकी गवाही होती है, उसके बाद हर एक गवाह की, उसके बाद साथ साथ आपके जो वकील साहब होते हैं वो उनको क्रॉस एग्जामिन करते हैं, यानी कि क्रॉस करते हैं उनका, अपने पक्ष में जो बातें निकलवाते हैं, वो अपने फेवर में जो बातें उनको निकलवानी होती है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन उनसे पूछते हैं। क्रॉस एग्जामिनेशन कैसे किया जाता है इसकी मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसमें आपको मैं बताऊंगा कि क्रॉस करने का सही तरीका क्या है। तो इसमें कुछ गवाह ऐसे होते हैं, जैसे 10-15 गवाह होते हैं नॉर्मल फाइल में, जो मैं बता रहा हूँ छोटे मोटे केसों में, जो मीडियम जो केस होते हैं, वैसे तो कई 100 गवाह भी हो जाते हैं केसों में, लेकिन जो नॉर्मल केस होते हैं उनमें मान लो 15 गवाह हैं टोटल, उसमें कुछ गवाह ऐसे होते हैं जो एक्यूज के जो वकील साहब होते हैं, आपके वकील साहब होते हैं, उसको एडमिट कर सकते हैं, ठीक है ना, क्योंकि वो उनको ये पता, जैसे डीओ होता है जो ड्यूटी ऑफिसर होता है जो एफआईआर दर्ज करता है, वो तो एफआईआर तो ऑलरेडी हो ही रखी है, उसमें तो कोई क्रॉस बनता नहीं है, तो वो एडमिट हो जाते हैं। ऐसे कई गवाह होते हैं तो जो एडमिट हो जाते हैं, जो छूट जाते हैं, जिनको क्रॉस करने की ज़रूरत नहीं होती, वो बच जाते हैं। तो ये गवाही का प्रोसेस चलता है जी, वो 10 तारीख चले चाहे 15 तारीख लगे, जब तक पूरे गवाह का जो है एग्जामिनेशन नहीं हो जाता, वो एविडेंस पी पे चलता रहता है मैटर आपका, प्रोसिक्यूशन एविडेंस पर। उसके बाद क्या आता है, ये सब होने के बाद जब गवाही पूरी हो जाती है तो फिर आता है आपका एसए के लिए, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड। आपने सुना होगा कि
जब भी कोई आरोप किसी व्यक्ति पे लगता है ना, और जब उसके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो जाती है, तो उसको कोई नहीं सुनता है। ऐसा कोई प्रोसीजर कानून में नहीं है कि वो अपनी बात कह सके या उसके बयान दर्ज कर सकें कहीं पे भी। अब यहाँ पे आके स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज, यहाँ पे आरोपी की बात पहली बार सुनी जाती है। अब चाहे इस प्रोसीजर में दो साल लगे एफआईआर दर्ज होने के बाद, चाहे 4 साल लगे, चाहे 5 साल लगे, अब आरोपी अपनी बात कोर्ट के सामने बता सकता है। कोर्ट को उसको ये बताना है कि उस पर ये जो आरोप लगे हैं उसके बारे में क्या सफाई देनी है, स्टेटमेंट ऑफ एक्यूज्ड। अब इसके बाद जो तारीख लगती है वो लगेगी आपकी डिफेंस एविडेंस की, यानी कि जो एक्यूज जो आरोपी है वो अपने उसमें क्या क्या गवाह ला सकता है, क्या उसके पास अपने बचाव में कोई गवाह है, कोई सबूत है, कोई प्रूफ है, तो वो उसमें डिफेंस एविडेंस में कोर्ट के अंदर दे सकता है। अब जैसे मान लो मैं एक केस का हवाला देता हूँ। एक केस दर्ज हुआ दिल्ली में 354 और 506, 323 आईपीसी में, यानी कि एक महिला से छेड़छाड़ का मामला था। अब उसमें क्या हुआ, मैंने चार्ज वाली जो वीडियो बनाई थी उसमें भी इस केस के बारे में आपको बताया था। उसमें क्या हुआ, जिस महिला ने एक्यूज पे एलिगेशन लगाया, उसमें 4 एक्यूज थे, 4 या 5 थे शायद, 4 थे। एक एक्यूज उसमें उस समय पे जिस समय का ये एलिगेशन था, महिला ने बताया था, वो कहीं दूर सीसीटीवी में एक बैंक का जो एटीएम होता है ना, वहाँ से पैसे निकाल रहा था। वहाँ से उसकी रिकॉर्डिंग उसने ला के सेव कर ली थी अपनी। तो जो है ऐसे जो एविडेंस अगर आपके पास है, आरोपी के पास है, तो आप वो एविडेंस अब कोर्ट में जो देने हैं, आपको मौका अब यहाँ पे आके आरोपी को मिलेगा जब आपका डिफेंस एविडेंस के लिए केस आएगा, तारीख लगेगी। तो आपको क्या करना है, आपके डिफेंस में जो भी एविडेंस है, कोई भी सबूत है या फिर कोई वर्ब गवाह है, आपके पास कोई गवाह है, उसको भी आप पेश करके एक एफिडेविट के साथ कोर्ट में पेश करेंगे और उसकी गवाही होगी, वो आपके फेवर में गवाही देगा, फिर पीपी साहब उसको क्रॉस करेंगे। ठीक है। अब उसके बाद आता है फाइनल आर्गूमेंट। दोस्तों, जो फाइनल आर्गूमेंट जो होती है ना, वो कैसे होती है? फाइनल आर्गूमेंट जब पूरा केस मतलब कार्रवाई पूरी हो जाती है, ट्रायल पूरी हो जाती है। ट्रायल कहाँ से शुरू होती है? जब चार्ज फ्रेम हो जाता है ना, जब मैंने आपको बताया जो तारीख चार्ज के लगती है, चार्ज से लेके और जजमेंट तक ट्रायल होती है कोर्ट की। ट्रायल वहाँ से शुरू होती है जहाँ चार्ज फ्रेम हो जाते हैं। मान लो अगर चार्ज पे डिस्चार्ज आप हो जाते हैं, वकील साहब आपके करा लेते हैं, तो फिर ट्रायल कोर्ट में चलने की ज़रूरत ही नहीं है, केस तो वहीं डिस्चार्ज हो जाएगा ना। तो ट्रायल से लेके और जजमेंट तक। अब क्या है इसमें जो है फाइनल आर्गूमेंट में कैसे ये इसकी तो मैं सेपरेट वीडियो बनाऊंगा वैसे, लेकिन थोड़ा मोटा मोटा आपको बता देता हूँ। इसमें क्या होता है, जो भी विटनेसेस, अच्छा हाँ, इसके अलावा मैं एक बात आपको बताऊँ, गवाही जैसे मैंने आपको बताया 50 गवाह भी हो सकते हैं। उसमें कैसे कैसे क्या क्या गवाह हो सकते हैं, जैसे मौके का गवाह है, वो कंप्लेनेंट खुद है, और उसके अलावा कोई भी एफएसएल जो सैंपल गए थे एफएसएल टीम से, वहाँ से बंदा आएगा, कोई अपने रिकॉर्ड के साथ आएगा, उसको आपके वकील साहब क्रॉस करेंगे, ये कैसे हो सकता है, वो सारी चीज़ें। उसके अलावा डॉक्टर, अगर मेडिकल किसी ने किया, मान लो कोई रेप केस है, वहाँ पे मेडिकल अगर विक्टिम का जिस डॉक्टर ने किया, वो डॉक्टर आएगा, डॉक्टर साहब आएंगे, और वो जब आएंगे तो उससे आपके वकील साहब सारी चीज़ें अपने हिसाब से पूछेंगे और रिकॉर्ड पे लेंगे कि अगर ये हुआ तो इसका कारण क्या है, अगर ये हुआ तो इसका कारण क्या, वो सारी चीज़ें अभी मैं आपको खुल के नहीं बता सकता। तो वो अच्छा, उसके अलावा जैसे कोई मोबाइल कंपनी है, कोई डाटा ऑपरेटर, जैसे आपने डाटा मंगवाया था मोबाइल कंपनी से, कॉल डिटेल मंगाई थी, वो मोबाइल ऑपरेटर आएगा, उससे भाई इस रेंज में आपका मोबाइल था, इस समय एक्टिव था, तो कितनी रेंज हो सकती है, कहाँ तक रेंज जा सकती है आपकी, वो इस टाइप के सारे क्वेश्चन। और अलग से उसके अलावा कोई वो व्हाट्सएप वगैरह डिटेल है, व्हाट्सएप की रिकॉर्डिंग वगैरह, वो सारी चीज़ें, तो उसका भी वो सारे जो एविडेंस होते हैं ना इस प्रकार के, सब सारे गवाह। और या फिर कोई स्कूल की प्रिंसिपल है, स्कूल से रिकॉर्ड मंगाया, मान लो कोई विक्टिम है कंप्लेनेंट है, उसका स्कूल से रिकॉर्ड मंगाया, वो नाबालिग है, स्कूल से रिकॉर्ड आना है, तो डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट आता है मेनली वहाँ से, तो उस जांच के लिए, उसके परीक्षण के लिए उसका एविडेंस होता है, उसकी गवाही होती है, उसको फिर हमें क्रॉस एग्जामिन करना होता है, उसको आपका वकील क्रॉस एग्जामिन करेगा। जो बयान
कोर्ट के सामने विक्टिम ने दिए हैं वो बयान माने जाते हैं। कोर्ट उन्हीं को पढ़ती है और उन्हीं को पढ़ के जो निकलता है उन्हीं के हिसाब से जजमेंट सुनाती है। अब जो डिफेंस वकील क्रॉस करेगा ना और जो अपने फेवर में उससे बाहर निकलवा लेगा बातें, वो भी रिकॉर्ड पे आ जाती हैं, सारी लिखी जाती हैं। अब आर्गुमेंट कैसे होती है, फाइनल आर्गुमेंट क्या होगी, आपका जो डिफेंस वकील है, आपका जो वकील आरोपी का वकील है, वो जो अपनी बातें निकलवाई थी ना रिकॉर्ड पे, वो नोट करके बताएगा जज साहब को अपने फेवर की बातें, और जो पीपी साहब होंगे वो विक्टिम के जो फेवर में बातें उसमें रह जाती हैं सारी गवाहियों में, उसकी बात जज साहब के सामने रखेगा, अपने अपने फेवर की बातें रखेंगे। उसके अलावा जो सर्कमस्टांशियल एविडेंस होते हैं वो सारी चीज़ें, जैसे कि कॉल डिटेल आती है ना, मौके पे आपकी कॉल डिटेल शो करिए भाई आप मौके पे थे, वो सारी चीज़ें, आपका ब्लड सैंपल है कोई मैच कर रहा है, वो सारी चीज़ें हर एक चीज़ फाइनल आर्गूमेंट में जज साहब के सामने रखी जाती है। फाइल में जो चीज़ होती है, जो अगर आप आरोपी हैं तो आपका वकील हर एक आपके फेवर की चीज़ जज साहब को समझाएगा, पॉइंट टू पॉइंट बताएगा। ऐसे ही विक्टिम का वकील वो सारी चीज़ें पॉइंट टू पॉइंट जज साहब को समझाएगा। अब फिर उसके बाद जज साहब दोनों पक्षों की सुनने के बाद, आर्गूमेंट सुनने के बाद फिर निष्कर्ष अपना ऑर्डर जो है जजमेंट लिखवाएंगे। उसमें कई बार समय लग जाता है क्योंकि फाइलें काफ़ी होती हैं कोर्ट के अंदर, एक दो तारीखें लग जाती हैं, कई बार ऑर्डर पे केस लगा रहता है क्योंकि बड़ी बड़ी फाइलें होती हैं, मोटी मोटी फाइलें होते हैं, सारा केस को जो है ना पढ़ के डिसाइड करना। अब एक फ़ाइल तो होती नहीं कोर्ट में, 60-100 फाइलें होती हैं, मतलब एक दिन में, वैसे तो हज़ारों होती हैं कोर्ट में, तो कई बार जजमेंट में समय लग जाता है, एक दो महीना नहीं, सॉरी 2 तारीख भी लग जाती है, 3 तारीख भी लग जाती है, तो यहाँ के आपका फाइनल जजमेंट आता है। तो दोस्तों वीडियो कैसी लगी ये कमेंट करके आप मुझे ज़रूर बताना, और कुछ अगर आपको पूछना है, कुछ आपका सवाल रहता है तो कमेंट करके वो भी मेरे से कमेंट करके पूछ लेना, तो मैं आपको ज़रूर बताने की कोशिश करूँगा। और आपसे एक रिक्वेस्ट दोबारा मैं करता हूँ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसको लाइक करके शेयर ज़रूर कर दें, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुँच पाए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये नॉलेज जो जानकारी चली जाए और उनका फ़ायदा हो जाए। और वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों, क्योंकि कानून से संबंधित विभिन्न प्रकार की हर एक प्रकार की जानकारी मैं फ्री में आप तक पहुंचाता हूं, और मेहनत भी काफ़ी करनी पड़ती है, पहले वीडियो बनाना, फिर एडिट करना, फिर अपलोड करना, काफ़ी समय लग जाता है दोस्तों। उसके लिए मैं कोई चार्ज नहीं करता हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो रिक्वेस्ट करूँगा प्लीज़ वीडियो को देख के शेयर और लाइक ज़रूर कर दें और इसको चैनल को सब्सक्राइब कर दें, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नई जानकारी के साथ जल्दी, विदिन 2 या 3 दिन बाद। तो जब तक के लिए नमस्ते।